Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe too, students. So, students, in our previous video, we have started chapter 12, that is India post independence, right? हमने वो चैप्टर स्टार्ट किया था कि भाई इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 को जब हमें आज़ादी मिली तो क्या क्या सिचुएशंस प्रेजेंट हुई और हमने उसको कैसे फेस किया, राइट? जैसे कि गांधी जी की डेथ हुई। देन आफ्टर लॉर्ड माउंट बेंटन का प्लान था डिवाइड एंड रूल का, उस हिसाब से उस पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशंस करवाए। उन बिटवीन उसमें जब डिविजन्स हुए तब 562 प्रिंसली स्टेट्स जो थे उसमें किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन जो थे उनके सेक्रेटरी, उनका क्या काम था एंड उन्होंने किस तरह से उनको यूनियन में ज्वाइन किया, राइट? यहाँ तक हमने लर्न किया था, राइट? अब आज करेंगे रिहेबिलेशंस ऑफ रेफ्यूजी। मैंने जैसे कि आपको बताया था कल, एक मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाया था कि किस तरह से लोग जब डिवाइड हुआ तो अपना सब कुछ छोड़ के इंडिया पाकिस्तान में जैसे ही क्या होता है कि भाई बंटवारे की बात हुई, पार्टीशंस की बात हुई, तो लोग काफ़ी जने जो पाकिस्तान के जो थे वो अपने इंडिया में आए और किस तरह से रेफ्यूजीज जो होती है उस हिसाब से उन्होंने अपने छोटे छोटे टेंट बना के आए थे। और मैंने आपको कल पता है बताया भी था कि आपने अगर मूवी देखी हो ना उसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा, बट स्टिल ये पिक्चर आप देख लो, पीपल ड्यूरिंग पार्टीशंस ऑफ इंडिया। ये जो ट्रेन का आप पिक्चर देख रहे हो ना, इस हिसाब से ही इस हिसाब से ही लोग चढ़ रहे थे और इस हिसाब से ही लोगों की काफ़ी जनों की मौत भी हो गई। इसमें काफ़ी के जो घर वगैरह थे जैसे टूट गए, क्योंकि पूरी एक फैमिली एक साथ तो इस सिचुएशंस में तो आ नहीं पाया। इफ़ यू आर लुक एट दिस पिक्चर आपको पता चलेगा कि हमारी फैमिली किस तरह से लोग 3-4 जने, किसी के 2 बच्चे हो, जो मम्मी पापा हो, राइट, किसी के दादा दादी हो वगैरह, इस सिचुएशन में कोई भी साथ रह पाए ऐसी थी ही नहीं कंडीशन। एंड उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी जने बिखर गए, राइट? काफ़ी की डेथ भी हो गई, क्योंकि ये सिचुएशंस देखने के तो ऐसे ही लग रहा है कि कितनी जनों की डेथ हो गई होगी, है ना? तो काफ़ी जनों की डेथ भी हुई थी। सो इस ड्यूरेशन में जब पार्टीशंस हुआ तो कंडीशंस जो थी वो इंडिया की लाइक दिस इस तरह से थी। एंड प्लस में बहुत सारे रियोट्स भी हो रहे थे अकॉर्डिंग टू द कास्ट को लेके। देन आफ्टर बहुत सारे दंगे फसाद वगैरह भी हुए थे। तो ये जो लैक ऑफ पीपल जो पाकिस्तान से इंडिया सेटल होने के लिए आए, उसमें काफ़ी चैलेंजेस हमने, प्रॉब्लम जो थी, बिगेस्ट चैलेंज था वो हमारे लिए, वो भी हमने फेस किया एंड धीरे धीरे गवर्नमेंट ने वो भी सॉर्ट आउट किया, right? Lack of people came to India from Pakistan. Their settlement and employment was the biggest challenge, and that the government of India met successfully. People were given as many facilities as possible. Huge refugee camps were opened. They were given not only shelter and food but also love and compassion. The common people and various organizations also helped the government. Thus, these people could integrate easily with the fellow Indians. काफ़ी लोग आए पाकिस्तान से इंडिया तक, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ भी फेस भी किया, बट गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से काफ़ी ऐसी चीज़ें फैसिलिटीज़ दी फॉर फूड एंड शेल्टर कि वो लोग अपना गुजारा कर पाए। बट नो डाउट दिक्कतें बहुत सारी आई, चैलेंजेस हमने बहुत सारे फेस किए, क्योंकि किसी का छोटा सिर्फ जस्ट बच्चा आ गया और माँ बाप नहीं मिल रहे थे, या किसी के माँ बाप मिल रहे थे तो बच्चा नहीं मिल रहा था, राइट? इस तरह से प्रॉब्लम सिचुएशंस क्रिएट हुई थी। बट गवर्नमेंट ने बहुत ही अपना अपना 100% दिया, हर एक पर्सन को बुला बुला के उनके बारे में पूछा। एंड देन आफ्टर धीरे धीरे ये लोग जो है थोड़ा थोड़ा काम में भी चलने लगे। इवन दो गवर्नमेंट उनको खाना पीना सब कुछ देने आती थी, बट द लैक ऑफ पीपल्स इतने होते थे ना, तो काफ़ी लोगों को तो मिलता था शेल्टर, काफ़ी लोगों को नहीं भी मिलता था, राइट? तो काफ़ी सिचुएशंस जो थी जब पार्टीशंस हुए इंडिया पाकिस्तान की, तो हमने फेस भी किए थे, राइट? नाउ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 CE. Its objective was to frame constitution for the independent India.
These works continue up to December 1949. Each point, each clause was extensively discussed and debated. The assembly met for 11 sessions along with the 166 days of meeting. Various committees and subcommittees did the work of correcting and mending the details of the constitutions. 300 Indians participated in this process, though the meeting related to the drafting and constitution held in Delhi, but the member came all over the nation. नाउ क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना, राइट, फॉर्म जो हुआ 1946 में, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ना, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, उस पर वर्क कैसे करेंगे। बना तो हमने लिया था, आज़ादी तो हमें मिल गई, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया स्टूडेंट्स कि 10th तो पास कर लिया, अब 11th-12th में तुम लोगों ने जो साइंस का लिया है, जो अपने क्या कहते हैं कि भाई लाइन ली है, उस हिसाब से उसमें पास होना भी तो ज़रूरी है। वो आप पास नहीं करोगे, वो आप क्लियर नहीं करोगे तो आप आगे कैसे जाओगे, राइट। कॉलेज में किस तरह से, 12th में किस तरह से क्रैक करोगे, कॉलेज में कैसे क्रैक करोगे, ये सारी जो सिचुएशंस थी वो भी आपको देखनी पड़ेगी, है ना। और वो देखते ही फिर ही हमें अपना पता चला पाए कि किस तरह से हम वो सब फेस करके अप्लाई कर पाते हैं, राइट। तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, आपको पता ही था कि हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफ़ी डीप पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो उस हिसाब से हमें किस तरह से स्टेट्स को डिवाइड करना था, किस तरह से लैंग्वेज वाइज स्टेट्स के पार्टिसिपेंट करने थे, और काफ़ी सारी जो डिटेल्स वगैरह थी उस पर हमें इम्प्लीमेंट भी करना था। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से तो कुछ नहीं होगा, उसको अप्लाई भी तो हमें करना पड़ेगा ना। तो वो हम कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो सारी चीज़ें जो थी वो सिचुएशंस क्रिएट हुई, एंड उस पर भी काफ़ी मीटिंग्स वगैरह हुई, राइट। ये जो था दिस वर्क कंटिन्यू अप टू दिसंबर 1949 तक, ठीक है। 1946 को असेंबली में फॉर्म्ड हुआ था कॉन्स्टिट्यूट, बट ये जो कंटिन्यू वर्क चला टिल 1949 तक, ठीक है, कंटिन्यूड अप टू द दिसंबर 1949, राइट। ईच क्लोज डिस्कस्ड एंड डिबेटेड, एक एक क्लोज जो बना, एक एक रूल्स रेगुलेशंस जो बने, उस पर काफ़ी चर्चाएं हुई, डिबेट्स हुई, देन आफ्टर उसको इम्प्लीमेंट किया गया, अप्लाई किया गया, ऐसे ही नहीं किया गया, राइट। 11 सेशंस एंड 166 डेज ऑफ मीटिंग्स, 11 सेक्शंस हुए और 166 डेज ऑफ मीटिंग्स के चले। देन आफ्टर ये जो वर्क चला उसमें मीटिंग में काफ़ी वेरियस कमिटीज़ और सब कमिटीज़ भी गैदरिंग हुई थी, करेक्ट होते थे, डिटेल्स में बहुत सारी बातें वगैरह करते थे। 300 इंडियंस पार्टिसिपेट भी हुए थे इस प्रोसेस में, और लोग ये जो है वो मीटिंग तो दिल्ली में हुई, बट लोग जो है ऑल ओवर द नेशन से वहाँ पे क्या थे, प्रेजेंट भी थे, राइट। सिर्फ ये नॉर्मली मीटिंग नहीं हुई थी, काफ़ी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाना और उस पर चर्चा करना काफ़ी लॉन्ग बात हो जाए, तो पूरी की पूरी इसमें चर्चा हुई थी, एंड देन आफ्टर हमें पूरा अपना कंट्री चलाना था, तो उस हिसाब से हमारा वर्कआउट भी हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। ना Dr. Baba Saheb Ambedkar was appointed as the chairman of the drafting committee, and Dr. Rajendra Prasad was appointed as the president of the Constituent Assembly. So, Dr. Baba Saheb Ambedkar जो थे वो as appointed हुए chairman of the drafting committee के, right? And Dr. Rajendra Prasad जो थे वो appoint हुए as the president of the committee, Constituent Assembly, right? The Constitution was prepared and passed by the Constituent Assembly. It was implemented on 26th January 1950. राइट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ कब, तो 26 जनवरी 1950 को। दिस वॉज द डे वॉज एक्चुअल पावर इन्वाइडेड टू द पीपल। Thus, 26 January is celebrated as the Republic Day, whereas 15 August is celebrated as the Independence Day. इसलिए जब ये कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड हुआ 26 जनवरी 1950 को, इसलिए जो अभी आ रही है रिसेंटली 26 जनवरी, वो एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हम करते हैं, राइट। क्योंकि हमने तब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, प्रियम्बल थे, रिटन अनरिटन डॉक्यूमेंट्स, ये सब लोग पास हुए, एंड as you all know that 15 August we are celebrated
इंडिपेंडेंस इंडिया, राइट, आज़ादी का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। दिस 2 days वर रिनाउंड एज अवर नेशनल फेस्टिवल। ये जो 2 days हैं वो हमारे एज अ नेशनल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। दैट वॉज ईच एंड एवरी वन नोज, राइट, कि ये जो फेस्टिवल्स हैं 26वीं जनवरी और 15 अगस्त हम एज अ नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हर एक स्कूल में ये सेलिब्रेट किया जाता है, हर एक ये क्या कहते हैं कॉलेजेस वगैरह में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। British Governor General Lord Mountbatten retired and returned to England. After him, C. Rajagopalachari became the Governor General, and he was the last Governor General of India after the Constitution was enforced. Dr. Rajendra Prasad became the first President of our country. C. देन आफ्टर क्या हुआ, जो लॉर्ड माउंट बैटन आए थे जिन्होंने पॉलिसी अप्लाई की थी डिवाइड एंड रूल की, जो पार्टीशन हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान था, वो क्या हो गए, रिटायर्ड हो गए, ठीक है। एंड देन ही रिटर्न टू इंग्लैंड, फिर वो इंग्लैंड भी चले गए। उसके बाद सी राजगोपालाचार्य बिकम द गवर्नर जनरल, नॉट अ फर्स्ट, बिकम द गवर्नर जनरल। उसके बाद कौन बने, तो राजगोपालाचार्य गवर्नर जनरल बने, बट वो जो गवर्नर जनरल थे वो लास्ट ही थे। देन उसके बाद जो बने, उसके बाद प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडिया प्रेसिडेंट बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट, राइट। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को हम जवाहरलाल नेहरू मानते, उसी तरह से फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने, तो वो बने राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर था इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस वो कंप्लीट होता है। अगेन मैं थोड़ा सा रैपिड रिवीजन ले लेती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या समझा पहले से ही। सो इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, जब 1947 को हमें आज़ादी मिली तब क्या क्या सिचुएशंस हमने फेस की, राइट। किस तरह से 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया एंड उसके प्रीवियस डे 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या हुआ, सेपरेट हुआ, राइट, इस तरह से। एंड देन आफ्टर 80 लाख रेफ्यूजी जो थे वो कहाँ से, पाकिस्तान से इंडिया में आए, राइट, और किस तरह से आए, किस तरह से हमने चैलेंजेस फेस किए। देन आफ्टर 562 जो थे हमारे क्या कहते हैं कि भाई स्मॉल एंड प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो उसको हमने किस तरह से मर्ज करना था यूनाइटेड नेशन में, राइट। इस तरह से हमने चैलेंजेस फेस की थी, ठीक है। देन आफ्टर लॉर्ड माउंटबेटन ने पॉलिसी अपनाई थी, कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, फाइन। देन आफ्टर क्या हुआ कि भाई इंडिया एंड पाकिस्तान का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया था। उसके बाद हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस जो बने थे, ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्ट जो बना 1947 में, उसमें कौन से चीज़ें क्लोजेस जो थे डिस्कस्ड किए गए थे, राइट, कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो प्रिंसली रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, और वो अगर पाकिस्तान या इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। सेकेंडली हमने ये डिस्कस्ड किया था कि इंडिपेंडेंट डे जो था वो फाइनली इट वुड बी इंडिपेंडेंट डे फॉर 15 अगस्त 1947, ठीक है। द सेपरेट इंडिपेंडेंस ऑफ बंगाल वॉज रूल्ड आउट, फाइन। अ बाउंड्री कमीशन वॉज सेटअप इन द केस ऑफ पार्टीशंस, fine, and the princely states could join any one of the union, and if they were not willing to join of any nation they were free to remain independent, वो तक को हमने पढ़ा था, फाइन। देन आफ्टर सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड ईस्ट बंगाल जो थे वो इंक्लूडेड किस में किए गए थे, पाकिस्तान में किए गए थे, एंड रेस्ट ऑफ जो थे वो हमारे रिमेन इंडिया में रहे, फाइन। फिर जो था वो हमारा था कि भाई रिजॉइंग इंडिपेंडेंस डे थ्रू आउट द नेशन, सब जो लोग थे बहुत ही हैप्पीनेस से सेलिब्रेट कर रहे थे इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज़ादी जो थे हम बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड फाइनली क्या हुआ, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे कौन, तो जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया था, अपना ट्राई कलर जो फ्लैग जो था वो होइस्ट किया था रेड फोर्ट इन दिल्ली में, और रिप्लेस कौन सा किया था, जैक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। और उनका जो हमने रिप्लेस करके हमारा जो फ्लैग था वो हमने क्या किया था, हमने अनफोल्ड किया था द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ अवर एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, फाइन।
देन जो प्रिंसली स्टेट्स की सिचुएशंस थी वो यही थी कि काफ़ी जने जो थे वो ज्वाइन हो गए, एक्सेप्ट थे जूनागढ़, हैदराबाद एंड आई थिंक कश्मीर, यस कश्मीर के ये जो तीन थे वो दे वर नॉट रेडी टू बिकम द ज्वाइन, right? In the case of Junagadh, they want to become to join the Pakistan. Fine, this type of situations were arised. एंड फाइनली जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, राइट, उनका और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन, उनका बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट उनके लिए टास्क था, चैलेंज था टू ज्वाइन द क्या कहते हैं कि ऑल दिस स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन एंड इंडिया बिकम ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। अगर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स होते तो काफ़ी सारे हमें क्या होती, दिक्कतें भी होने लगती, बट उनके हाथ से उनके क्या कहते हैं कि भी काफ़ी क्या कहते हैं कि उनकी मेहनत से ये चीज़ें भी सक्सेस हुई। फाइन, देन आफ्टर कश्मीर में पाकिस्तान ने जो अटैक किया तो कश्मीर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि भाई इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो गए। और फिर जूनागढ़ के लोग जो थे वो अर्जी हुकूमत करने लगे बिकॉज दे वांट टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। तो वो भी क्या हुए, हमारे साथ मर्ज हो गया। एंड द फर्स्ट किंग हु वाज द मर्ज इन द इंडियन यूनियन, दैट वाज द किंग ऑफ भावनगर, दैट वाज महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी, राइट। ये हुआ था, ये सब हमने ज्वाइन रीड भी किया था। फाइन, देन आफ्टर गांधी जी एसोसिएशंस भी हुआ था, ठीक है। एसोसिएशंस में क्या था कि आफ्टर द 6 मंथ, जैसे ही 6 मंथ की आज़ादी के बाद हमें आज़ादी मिली, फिर गांधी जी ये जो कंट्रीज में जो काफ़ी सारे रियोट्स वगैरह चालू थे, राइट, दंगा फसाद वगैरह सब चालू थे जो गांधी जी को नहीं समझ में आ रहे थे, बट क्या हुआ, वो हो रहा था। और उनकी पीस के लिए, उनकी शांति के लिए गांधी जी ने क्या रखा था, फास्ट भी रखा था, ठीक है। सो कि ये सारे दंगा फसाद है, ये सारे रियोट्स वगैरह है, वो क्या हो जाए, बंद हो जाए, राइट। बट एक्चुअली हुआ क्या कि ड्यूरिंग द फास्टिंग इन बिरला हाउस वेल गांधी जी वॉज गोइंग ऑन, जब गांधी जी जा रहे थे इवनिंग प्रेयर के लिए 30 जनवरी 1948 को, तब क्या हुआ, नथुराम गोडसे ने क्या किया था, उनको शूट कर डाला था एंड गांधी जी की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, राइट। ये डेट आप बहुत ही प्रॉपरली रिमेन रखना कि ये डेट कौन थी ये डेट थी 30 जनवरी 1948। किसने गांधी जी को शूट किया था, तो नथुराम गोडसे ने शूट किया था गांधी जी को, राइट। देन क्या हुआ कि पूरे एंटायर नेशन में क्या हो गई, शांति छा गई, राइट। सबको ये जो न्यूज़ थी वो झटके में साबित हो गई कि गांधी जी की डेथ हो गई थी। एंड जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने क्या किया था, रेडियो में अनाउंस्ड किया, क्या किया कि फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट्स हैज़ गोन आउट ऑफ आवर लाइफ एंड देयर इज़ अ डार्कनेस एवरीवन, I don't know what to tell you then and how to say it. Our beloved leader Bapu was as called him the father of the nation is no more. राइट, उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ किए थे कि हमारी जो लाइट थी, आंखों की रोशनी जो थी वो चली गई है और हर जगह क्या छा गया है, अंधेरा छा गया है, डार्कनेस छा गई है। एंड हमारे गांधी जी, जिसको हम बापू के नाम से भी बुलाते हैं, जो हमारे फादर ऑफ नेशन है, उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। और ये जो न्यूज़ सुन के पूरे इंडिया में क्या मान गया, शांति का मातम छा गया था कि किस तरह से गांधी जी की डेथ हो गई, क्योंकि ये जो न्यूज़ थी वो लाइक किसी से बैरी नहीं हो रही थी कि भाई कैसे गांधी जी की डेथ हो गई, राइट, जिन्होंने बहुत कुछ किया, शांति पीस से आज़ादी भी दिलाने की ट्राई की, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो पार्टीशंस हुए पर ये दंगे फसाद जो थे वो कम हो नहीं रहे थे। एंड गांधी जी ने उनके लिए फास्टिंग भी चालू किया था, बट एट द एंड क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। गांधी जी बिलीव्ड इन यूनिटी अमोंग ऑल द क्लासेस एंड कम्युनिटीज़। गांधी जी हमेशा कम्युनिटी क्या करते थे, यूनिटी में बिलीव करते थे, राइट। बट एक्चुअली ये सब देखते ही गांधी जी ने फास्ट स्टार्ट कर डाला था एंड एट द लास्ट क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। और उनकी जो फ्यूनरल थी वो पूरे के पूरे दिल्ली में है ना निकली गई थी और लाखों में लोग वहाँ पे गैदर भी हुए थे। फाइन, देन आफ्टर आज की बात करें तो हमने पढ़ा रिहेबिलेशंस ऑफ रेफ्यूजी, राइट। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि जब पार्टीशंस हुए तब किस तरह से लोग जो थे
वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया रिटर्न हुए और किस तरह से किस कंडीशंस में हुए, यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो, हियर इट इज़ द पिक्चर। और काफ़ी लोगों ने काफ़ी चैलेंजेस भी फेस किए, बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट काफ़ी जो लोग थे उनको हम फूड शेल्टर सब दिलाते रहे थे टाइम टू टाइम, और धीरे धीरे हमने सब कुछ सेटलमेंट किया। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब आम्बेडकर वॉज द चेयरमैन अपॉइंट हुए ड्राफ्टिंग कमेटी के, एंड राजेंद्र प्रसाद जो हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए एज द प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, राइट। देन आफ्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, राइट। एंड as 26 January and 15 August as we are celebrating the two national festivals, right? And then after what happened at the last के लॉर्ड माउंट बेंटन के रिटायर्ड हो गए, एंड श्री राजगोपालचारी बिकम द गवर्नर जनरल, उनके बाद बने, बट ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल, राइट। देन आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे कंट्री के क्या हो गए, फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गए ऑफ आवर कंट्री, राइट। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो था वो हमने पढ़ा। क्या पढ़ा, कब पढ़ा, दैट वाज द पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, फाइन। नाउ द 13 चैप्टर दैट वाज इंडिपेंडेंट इंडिया। ये क्या है, इंडिपेंडेंट इंडिया जी। 1947 को हमने क्या किया, आज़ाद तो हो गए थे पर काफ़ी अभी भी जो चीज़ें थी, काफ़ी जो ब्रिटिशर्स थे लाइक लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भी स्टे किए हुए थे, राइट, बाद में रिटायर्ड हुए, और काफ़ी दंगे फसाद हुए, वो हमने पढ़ा द ईयर ऑफ 1947। देन फाइनली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कैसे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के हुए, क्योंकि काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोग के लैंग्वेजेस अलग थे, राइट। तो काफ़ी लोग जो थे जिनकी लैंग्वेजेस अलग थी, तो उनको अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज के हिसाब से हमने क्या किया था, स्टेट्स में डिविजन्स किया था, राइट। तो वो किस तरह से हमने किया, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड हुआ, हमने ABCD पार्टीशंस में हमने हमने स्टेट्स को क्या किया, क्लासिफाइड किया था, बट वो लॉन्ग टाइम नहीं चला। अगेन हमने फिर से स्टेट्स को क्लासिफाइड किया था, किस तरह से करना है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र जो थे उनकी लैंग्वेजेस में काफ़ी डिफरेंस थे, और उनका भी फिर सेपरेशन हुआ, क्योंकि गुजरात एंड महाराष्ट्र पहले एक में ही गिनाया गया था, बट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेजेस तो उनकी कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रही थी, उनकी लैंग्वेज मराठी, हमारी गुजराती, तो उनका कुछ मेल मिलाप नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ, हमारे स्टेट्स में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह पैदा होते थे, एंड वो भी हमारा डिवाइड हुआ। देन आफ्टर दीव दमन और जो गोवा है उनका भी पूरा का पूरा किस तरह से हुआ, किस तरह से उनको हमने इंटीग्रेशन किया, एंड हमने क्या किया कि भाई है ना उनको हमारे इंडियन यूनियन में इंक्लूड किया। इस चैप्टर में आज हम वो पढ़ेंगे, दैट वाज इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट। तो पहले से थोड़ा सा फॉर्मेशन ले लेते हैं कि फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का ले लेते हैं, ठीक है। India became independent and the princely state were merged into the union, right? We had adopted the federal system of government. हमने federal system अपनाई थी, states के different states थे, that's why it's called the federal system, right? Hence there arose the questions of forming the states and major components of Indian Union of India, the union that emerged out the merger of the British India and the princely states were classified A, B, C and D. ये जो हमारे स्टेट्स जो थे हमें फाइनली क्या हुए कि हमने 562 जो स्टेट्स थे, राइट, वो मर्ज कर डाले, सबको इंडियन यूनियन में डाल दिया। पर मेन थिंग क्या आया कि इनको क्लासिफाइड कैसे करें हम ABCD में, है ना।
किस तरह से करें, क्या प्रॉब्लम थी, कितने सारे स्टेट से डिफरेंस लैंग्वेजेस, और हर एक की रहने की जो जगह थी वो बिल्कुल अलग। तो ये सारे जो थे वो क्या थे, हमारे लिए मेजर चैलेंजेस थे, बहुत बड़े बड़े मेजर चैलेंजेस थे। तो उसको हम फेस कैसे करें, उसको हम किस तरह से क्लासिफाइड करें, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी। द स्टेट्स ऑफ ऑल स्टेट इन दिस आवर फोर कैटेगरीज वेर नॉट द सेम, दो they all were in the integral part of the union. Thus, India emerged as a union with the four categories of state at the time of enforcing the constitution in 1950 CE. People from Madras, that was Group A states, launched a strong protest to form Andhra Pradesh for the Telugu speaking community, and the government accepted the demand. So, on the 1st October 1953, Andhra Pradesh was formed as a new state of linguistic basis. Later on, demand for the formation of states on linguistic basis started across the entire nation. देखो हुआ क्या कि जिस हिसाब से पहले फॉर्मेशन हमने लिया स्टेट्स को डिफरेंस करने का, तो उसमें मद्रास जो था, राइट, वो तो पीपल ऑफ फ्रॉम द मद्रास, ठीक है, वो कौन से ग्रुप में इंक्लूडेड किया गया, ग्रुप ए में, राइट। फिर क्या हुआ, उनको लॉन्च करने में प्रोटेस्ट टू फॉर्म द आंध्र प्रदेश। क्यों हमने आंध्र प्रदेश को लॉन्च किया, क्योंकि पीपल जो थे, लोग जो थे तेलुगु कम्युनिटी के बहुत थे, राइट, एंड उनके लिए पूरा का पूरा हमें पूरा का स्टेट अलग करना पड़ा। क्यों, क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज जो थी वो बहुत बोली जाती थी, एंड मलयालम, तेलुगु, ये सारे जो लैंग्वेजेस थी डिफरेंट डिफरेंट, तो वो एक साथ नहीं बोली जाती थी, लोगों को कम्युनिकेशंस में दिक्कत वगैरह आती थी। देन व्हाट हैपेंड, तो डिमांड की गई कि भाई आंध्र प्रदेश को अलग किया जाए, पूरा का पूरा अलग किया जाए। तो डिमांड हुई और वो डिमांड एक्सेप्ट भी हुई। तो एज अ लिंग्विस्टिक बेस पे, लैंग्वेज के हिसाब से आंध्र प्रदेश जो था न्यू स्टेट फॉर्म हुआ। कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 1953 को। सो जैसे ही एज अ लैंग्वेज बेस पे आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ, तो लेटर ऑन क्या होने लगा कि भाई डिमांड होने लगी कि बाकी की स्टेट्स भी अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज क्या होने लगे, डिविजन्स होने लगे ऐसे। So, here is the things to know. The Indian National Congress has announced in 1920 that when India would become independent, the major linguistic region will become autonomous states. However, after the independence, the Indian National Congress took no step to fulfill the promise because the nation was already divided on the religion's communal basis. The death toll in the communal riots were more than the 10 lakh. So, the Indian National Congress was apprehensive whether the nation would be able to handle then linguistic divisions or not. See, क्या हुआ था कि 1920 में जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, हमें आज़ादी कब मिली है, 1947 में। एट दैट टाइम जब अनाउंसड हुआ था, तभी अनाउंसमेंट किया गया था कि अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक बेस जो है वो गवर्नमेंट प्रॉमिस नहीं कर रही है कि तुम लोगों को इस तरह से डिविजन्स मिलेगा। सी इट इज रिटन इंडिपेंडेंट द मेजर लिंग्विस्टिक रीजन विल बिकम अ autonomous states. So, however, the independence, the Indian National Government took no step to fulfill their promise. यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू द डिमांड क्या हुआ, आंध्र प्रदेश को सेपरेट कर डाला, बट एट दैट टाइम गवर्नमेंट ने बोला था कि एज अ लिंग्विस्टिक फॉर्म पे हम स्टेट्स डिवाइड करेंगे भी नहीं भी करेंगे, वो हम फुलफिल नो स्टेप टू फुलफिल देयर प्रॉमिस। उनकी जो प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि उनके जो सारे के सारे जो डिमांड्स थी वो फुलफिल की जाए। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया एंड पाकिस्तान जब अलग हुआ तो वो रियोट्स की वजह से ही हुआ, झगड़े फसाद पार्टीशंस हुए। ऑलरेडी हमारे जो इंडिया एंड पाकिस्तान रिलीजन के बेसिस पे ही डिविजन्स हुए, राइट। पाकिस्तान अलग हुआ अकॉर्डिंग द रिलीजन्स एंड कल्चर, एंड इंडिया उसकी वजह से हिंदू रिलीजन्स एंड कल्चर की वजह से अलग हुआ। तो एट दैट टाइम बहुत दंगे फसाद चल ही रहे थे। सो एट दैट टाइम गवर्नमेंट ने बोला था कि वी आर नॉट डूइंग प्रॉमिस टू फुलफिल योर ऑल द स्टेप्स, ठीक है, नो स्टेप, इसमें तो लिख ही दिया है कि नो स्टेप टू फुलफिल द प्रॉमिस। बट क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस, ठीक है, बहुत सारे रिलीजन्स को लोग फॉलो करने वाले हैं, बट एक्चुअली सिचुएशन ऐसी आई कि हमें करने ही पड़े, अदरवाइज किस तरह से होता,
कॉन्स्टिट्यूशंस में फॉर्म, क्योंकि ऑलमोस्ट ये रिलीजन्स, ये कल्चर की वजह से ही 10 लाख लोग जो थे वो ऑलरेडी उसमें उनके डेथ हो गई थी। तो उसी की वजह से, एक्चुअली उसी की वजह से ही क्या हो रहा था कि कांग्रेस ने जो थे उन्होंने बोला ही था कि अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेजेस बेस थे हम डिविजन्स करेंगे नहीं, डिविजन्स और नॉट करेंगे या नहीं भी करेंगे, बट वी हैव टू डू इट, बिकॉज अगर हम नहीं करते तो आज जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, यूनिटी भी दिखाई दे रही है, डाइवर्सिटी भी दिखाई दे रही है, तो शायद नहीं भी दिखाई देती। एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल दैट द डिफरेंस ऑल द कास्ट और स्टेट्स या ये सब नहीं किए जाओ, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अस ओनली, और इसमें दंगा फसाद और ज़्यादा होते, इसलिए गवर्नमेंट को वो करना ही पड़ा, राइट। सो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so till that stay home, stay safe and thank you.